चाय के लिए सब कुछ रुक जाता है। ब्रिटिश लंबे समय से चाय पीने वालों का देश रहा है। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के कई हिस्सों से चाय आती थी, और खास तौर पर असम से, जहां चाय की झाड़ी एक स्थानीय पौधा है। अंग्रेजों को पता नहीं था कि असम में बोडो जनजाति के लोग और नागा लोग सदियों से इसकी पत्तियों को चबाते और कभी कभी पीते थे। 1832 में ब्रिटेन ने चीनी चाय व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया। यह एक गंभीर झटका था। तब तक चाय का निर्यात सिर्फ चीन से ही होता था। किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मपुत्र के किनारे और नागा पहाड़ियों के किनारे चाय की झाड़ी की एक अलग किस्म उग रही थी। इसके बाद जो हुआ वह आश्चर्यजनक है। असम चाय की झाड़ी की पत्तियों के नमूने, जिन्हें सबसे पहले मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में खोजा था, उनके भाई चार्ल्स, जो एक अग्रणी चाय बागान मालिक थे, 1830 के दशक की शुरुआत में विश्लेषण के लिए कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में ले गए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। परीक्षणों से साबित हुआ कि यह चाय ही थी। अब ब्रिटेन चीन के बिना बेहद आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय चाय बाजार में अपनी जगह बना सकता था। स्वाद और स्थायित्व के लिए भारतीय और चीनी किस्मों को क्रॉस फर्टिलाइज किया गया और फिर पूरे असम में लगाया गया। यह मजबूत काली पत्तियों का स्रोत है जिसे हम में से कई लोग अंग्रेजी नाश्ते की चाय के रूप में जानते हैं। 1839 में जब पहली बार इसे लंदन के इंडिया हाउस में बनाया गया और चखा गया, तब से असम की चाय ने खूब सफलता हासिल की। उस साल असम पर कब्जा करने वाले बर्मी लोगों के खिलाफ 15 साल के युद्ध और स्थानीय जनजातियों के साथ झड़पों के बाद अंग्रेजों ने प्रांत पर अपना कब्जा पूरा कर लिया था। अब हजारों एकड़ जंगल काटकर एक नई जगह बनाई गई भारतीय चाय बागानों की नई पीढ़ी। प्रकृति ने पलटवार किया। दूषित पानी, कीड़ों और बाघों ने बागान मालिकों को मार डाला। मध्य भारत से सस्ते श्रम का आयात किया गया। असम की लंबी यात्रा में लगभग 10 में से एक अप्रवासी की मृत्यु हो गई, जहां अधिक बीमार पड़ गए और खराब परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करते हुए मर गए। हालांकि चाय का व्यापार एक त्वरित और बेहद लाभदायक व्यावसायिक पेय था। इसकी सफलता का मतलब था कि असम की सीमाओं को संभावित आक्रमणकारियों के साथ साथ पहाड़ियों से नीचे आने वाली लूटपाट करने वाली जनजातियों से भी बचाना था। अनगिनत कप चाय के साथ अंग्रेजों के लिए नागाओं से मिलने और उनसे लड़ने का माहौल तैयार हो गया था। इस समय अंग्रेज असम से इम्फाल तक एक विश्वसनीय मार्ग की तलाश कर रहे थे, जो मणिपुर की राजधानी थी, जो बर्मा की सीमा से सटा हुआ एक उपग्रह राज्य था। ये ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक उपयोगी मार्ग था क्योंकि वे बर्मा में अपना रास्ता बना रहे थे, एक ऐसा राज्य जिसे अंततः 1885 में साम्राज्य द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था। 1832 में नागा पहाड़ियों के माध्यम से मार्ग की खोज करने वाले 800 सैनिक ज्यादातर मणिपुरी थे, जिनका नेतृत्व कैप्टन जेनकिंस और लेफ्टिनेंट पिम्बर्टन कर रहे थे। लगभग तुरंत ही उन पर हमला किया गया और उन्हें दीमापुर में ब्रिटिश किले तक खदेड़ा गया। प्रतिशोध ने असम से दंडात्मक छापों का रूप ले लिया। 1839 और 1846 के बीच 6 प्रमुख ब्रिटिश अभियानों ने नागाओं को वश में करने का प्रयास किया। अगले 35 वर्षों तक अंग्रेज और नागा एक दूसरे से लड़ते रहे। एक दिशा में पत्थर और तीर उड़ रहे थे, दूसरी ओर गोलियां और तोप के गोले। 1850 के दशक में कुछ समय के लिए अंग्रेज शायद बिना किसी लाभ के इतनी लड़ाई से थक गए थे, इसलिए उन्होंने नागाओं को अकेला छोड़ दिया। लेकिन असम और उसके चाय बागानों पर पहाड़ियों से बार बार छापे पड़ने से सैनिकों को ऊपर नीचे और फिर ऊपर जाना पड़ा। कहा जाता है कि अकेले एक साल में नागा योद्धाओं ने असम में 232 ब्रिटिश नागरिकों को मार डाला। सबसे बड़ी लड़ाई, जिसमें लगभग 5000 ब्रिटिश सैनिक शामिल थे, 1879 में खोनोमा में हुई थी। एक लड़ाई जो मार्च 1880 तक चली, जब नागा अगर पूरी तरह से पराजित नहीं हुए तो कम से कम वश में हो गए। 1866 और 1881 के बीच नागा हिल्स को औपचारिक रूप से ब्रिटिश जिला घोषित कर दिया गया था, हालांकि इसे बहिष्कृत या अनप्रशासित क्षेत्र बना दिया गया था। जो अनियंत्रित रह गए थे, वे क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्सा थे। 1881 और 1939 के बीच नागा लोगों ने चिनलोंग, पंगशा और अन्य जगहों पर अंग्रेजों से
लड़ाई जारी रखी। ब्रिटिश और विदेशी नागरिकों को परमिट के साथ नागा हिल्स में प्रवेश करने की अनुमति थी। ये परमिट शायद ही कभी उन लोगों को दिए जाते थे जो किसी भी कारण से बहिष्कृत क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते थे। नागा हिल्स को अलग थलग करने के ब्रिटिश इरादे जटिल थे। युवा अधिकारियों और प्रशासकों के बीच निश्चित रूप से यह विश्वास बढ़ रहा था कि जब तक साम्राज्य के हितों की पूर्ति होती है, नागा लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए और यहाँ तक कि उनके अपने भले के लिए उनकी रक्षा भी की जानी चाहिए। समान रूप से अंग्रेजों को बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि सामरिक और साथ ही चाय और चावल उगाने के दृष्टिकोण से नागा हिल्स कितने महत्वपूर्ण थे। फिर भी अंग्रेजों ने नागा पहाड़ियों को इतनी आसानी से शासित और अशासित क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया? क्योंकि नागालैंड का वह हिस्सा जो उनके लिए मायने रखता था, वह उसका दक्षिण पूर्वी गलियारा था, जो दीमापुर में रेलहेड से कोहिमा की सड़क के साथ और मणिपुर से इम्फाल तक और इस तरह अंततः बर्मा और दक्षिण के सभी शाही बिंदुओं तक जाता था। यदि इस क्षेत्र को वश में किया जा सकता, तो अंग्रेजों के पास बर्मा और भारत के बीच एक अत्यधिक प्रभावी बफर जोन और बंगाल से मलेशिया तक एक संरक्षित स्थलीय व्यापार मार्ग होता। लेकिन नागालैंड में विभाजन इस तथ्य के कारण भी था कि कोहिमा और दीमापुर की जनजातियां जितनी ऊंचाई पर और जितनी दूर रहती थीं, अंग्रेजों से लड़ने की उतनी ही अधिक संभावना थी। और जैसा कि अंग्रेजों ने उल्लेख किया, C.U. इच्छिशन के ग्रंथ संलग्नता और सनद 14 खंड 1909-33 नागा एकमात्र अपराजित लोग हैं जिन्होंने हमें अपना क्षेत्र सौंपने वाली संधियों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये भी तथ्य था कि साफ सुथरे दिमाग वाले शाही अधिकारियों को नागा जीवन शैली या तो असंभव लगती थी या फिर बिल्कुल असंभव। अलग अलग जनजातियों के प्रमुखों पर संधियां स्थापित करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि जैसा कि वे खुद तर्क देते थे, उनके लोग उनके साथ नहीं जा सकते थे। नागा हमेशा से ही वे बहुत ही स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने अपनी कई जनजातियों को शिथिल स्वशासन शैली में चलाया। 1845 में कैप्टन बटलर को विद्रोही जनजातियों को शांत करने के लिए एक मिशन पर भेजा गया था, जबकि वे जिन क्षेत्रों से होकर यात्रा कर रहे थे, उनका मानचित्रण कर रहे थे। जिन सरदारों से वे मिले, उन्होंने उन्हें हाथी दांत, कपड़े और भालों की आकर्षक श्रद्धांजलि दी, जबकि उनसे कहा कि वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उनकी जनजातियां युद्ध में नहीं जाएंगी और यहां तक कि उनसे अपने सैनिकों को प्रतिद्वंद्वी जनजातियों पर हमला करने के लिए नियुक्त करने के लिए भी कहा। जैसा कि ब्रिटिश अधिकारियों ने जल्दी ही पता लगा लिया, नागाओं को अक्सर ऐसा लगता था कि उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति पर हमला करना चाहिए क्योंकि आत्माओं को मुक्त करने के लिए सिर काटने की आवश्यकता होती है जो भरपूर फसलों को पोषित करने में मदद करेगी। 1880 के दशक से नागा और ब्रिटिश एक साथ मिलकर काम करते रहे। हालांकि कुछ बदलाव शुरू हो गए। पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से नागा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी। इसके कई कारण थे। सबसे पहले ब्रिटिश प्रशासन ने प्रतिद्वंद्वी जनजातियों के सदस्यों को एक साथ लाया, खासकर कोहिमा, मोकोकचुंग, वोखा और जुन्हेबोटो सहित नए प्रशासित गांवों और हिल स्टेशनों में। दूसरा, अंग्रेजी भाषा ने उन्हें पहले की तुलना में एक दूसरे से अधिक सहजता से बात करने की अनुमति दी। जिन्हें आदिवासी बोलियां कहा जाता था, वे अक्सर अलग अलग भाषाएं साबित हुईं। अलग अलग जनजातियों के सदस्य जब दूसरों की बात को समझने में असमर्थ होते थे, तो वे सांकेतिक भाषा का सहारा लेते थे। अंग्रेजी भाषा, जिसे मुख्य रूप से मिशनरी स्कूलों द्वारा पढ़ाया जाता है, ने जनजातियों को एक साथ लाने में मदद की। तब से नागा लोगों के लिए बाहरी दुनिया की खोज करना और यह समझना संभव हो गया कि अंग्रेजों ने उनके देश पर कब्जा क्यों किया था। आज नागालैंड में साक्षरता भारतीय राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, जबकि अंग्रेजी बोलना, जैसा कि कई मुख्य भूमि भारतीयों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए पाया है, उन्हें आधुनिक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक संचार की दुनिया में बढ़ती सफलता के साथ आकर्षित किया है। नागा पहाड़ियों में ईसाई शिक्षा के प्रसार ने जनजातियों को भाईचारे का प्रेम सिखाया। एक ही छत्र छाया में स्थानीय आत्माओं को ईसाई संतों और पैगंबरों में परिवर्तित किया। भगवान मिशनरियों ने नागा संस्कृति को एकजुट करने का एक शक्तिशाली तरीका खोज लिया है।
नागा लंबे समय से एक सर्वशक्तिमान आत्मा में विश्वास करते रहे हैं और वे एक तरह के स्वर्ग में विश्वास करते हैं। किसी भी नागा की आत्मा जिसने अच्छा जीवन जिया है, उसे एक सितारे में बदल दिया जाएगा। जब अंग्रेजों के जाने के बाद नागालैंड को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत में शामिल किया गया, तो ईसाई धर्म में धर्मांतरण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, खासकर तब जब दिल्ली ने ईसाई मिशनरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। नागाओं का ईसाई धर्म आंशिक रूप से भारत की मुख्य रूप से हिंदू संस्कृति के लिए एक जानबूझकर और दृढ़ चुनौती है। इसने नागालैंड की 16 जनजातियों को एक ऐसे तरीके से एक साथ लाया है जो एक सदी पहले यहाँ सेवारत ब्रिटिश सैनिकों और सिविल सेवकों के लिए अकल्पनीय रहा होगा। यह अंग्रेजों के साथ और बहुत बाद में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यवहार करते समय नागाओं को एक पहचान योग्य नैतिक अधिकार देने के लिए भी था। पश्चिमी देशों और सभ्य देशों के लोगों के लिए आपस में विभाजित शिकारी राष्ट्र के साथ समान स्तर पर व्यवहार करना हमेशा मुश्किल होता। नागा राष्ट्रवाद के उदय का एक और कारण नागाओं का प्रथम विश्व युद्ध का अनुभव था। अलग अलग जनजातियों से लगभग 2000 नागा, कुछ अधिकारी 4 और 5000 का सुझाव देते हैं, 1916 से फ्रांस में एलाइड लेबर कॉर्प्स के साथ काम कर रहे थे। आधुनिक युद्ध की भयावहता के उनके साझा अनुभव ने इन लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। 1917 के इलस्ट्रेटेड वॉर न्यूज़ की एक प्रति में उत्तरी फ्रांस के घाटों, रेलवे साइडिंग, सड़कों और परिवहन केंद्रों पर ब्रिटिश अधिकारियों और ब्रिटिश सैन्य अनुशासन के तहत काम करने वाले हजारों काले पुरुषों, भूरे पुरुषों और पीले पुरुषों, एशियाई और अफ्रीकी, मंगोलियन, नीग्रो, भारतीय और मिस्रियों की सूची और विवरण दिया गया था। पत्रिका ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। भारतीय कंपनियां जो पुजारियों या पादरियों के बारे में कुछ नहीं जानती। ये नागा हैं जो एनिमिस्ट हैं, जिनका भूत प्रेतों के अलावा किसी भी चीज में कोई विश्वास नहीं है। वे जंगली दिखने वाले छोटे लोग हैं जिनके लंबे काले बाल हैं और जिनके हाथों में बड़े बड़े चाकू हैं। उनके कमरबंद, जिनके साथ ऐसा कहा जाता है वे अपने मूल पहाड़ों में जब उनका मन करता है थोड़ा शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी कोई जाति नहीं है और आहार के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, और अगर उन्हें अनुमति दी जाए तो वे जानवरों के भोजन की प्रकृति में कुछ भी खा सकते हैं, चाहे वह बैली बीफ हो या मृत गोला बारूद खच्चर। यहाँ फ्रांस में वे काफ़ी अच्छे स्वभाव वाले और खुशमिजाज हैं, और उनके अनोखे तरीके और चौड़ी मुस्कान ने उन्हें निवासियों के बीच प्रिय बना दिया है। जो लोग नागा पहाड़ियों में वापस घर लौट आए, वे सहयोगी और करीबी दोस्त बन गए। ये कहना होगा कि अंग्रेज चुपचाप खुश थे। उन्होंने 1918 में फ्रांस के लौटने वाले नायकों के लिए नागा क्लब की स्थापना में मदद की। उम्मीद है कि यह आंतरिक युद्ध को समाप्त करने का एक तरीका होगा और अंग्रेजों के लिए देश को चलाना आसान बना देगा। वास्तव में जो हुआ वह ये था कि नागा क्लब के सदस्यों ने विशुद्ध रूप से आदिवासी मांगों के बजाय राष्ट्रीय मांगों को स्पष्ट करना सीखा। अंग्रेज प्रभावित हुए और 1920 के दशक के उत्तरार्ध से अपने भविष्य पर इस तरह से चर्चा करना शुरू कर दिया कि नागाओं के साथ बिल्कुल समान व्यवहार न करते हुए भी कम से कम उनकी मांगों को गंभीरता से लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खायों में नागा योद्धाओं के सामने आने वाले जर्मन सैनिकों को जंगली लोगों से लड़ने पर झटका लगा। उन्होंने इसे अपमानजनक माना और अपने उच्च कमान से शिकायत की। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि नागा लोग खायों में युद्ध को, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न हो, एक बड़े पैमाने पर सिर काटने के अवसर के रूप में देखते थे। इस घटना में वे अपने पीड़ितों के कटे हुए सिर के बजाय उनके नुकीले हेलमेट वापस लाने के लिए सहमत हुए। मेरे दादाजी ने कुछ समय फ्रांस में भारतीय सैनिकों की कमान संभाली और जहां तक संभव था नागा आदिवासियों की देखभाल की। उन्हें नागा पहाड़ियां बहुत पसंद थीं, जहां उन्हें घूमना और प्रकृति और गांव के जीवन के बारे में जो कुछ भी उन्होंने देखा उसे रिकॉर्ड करना पसंद था। किसी भी मामले में यहाँ जॉन हेनरी हटन की डायरी से एक संक्षिप्त अंश है, जो उस समय एक जिला अधिकारी थे। दिनांक 18 जुलाई 1918 चुंटिया को फ्रांस से लौटे कुलियों में से एक ने पूछा कि क्या कोई और युद्ध है जिसमें वह जा सकता है, क्योंकि वह बुरी तरह से एक
कट करना चाहता था आदमी, AKO में एक दुर्लभ और प्रशंसनीय महत्वाकांक्षा। मैंने उसे ठंड के मौसम में पेट भर अभियान चलाने का वादा किया। हालांकि नागाओं ने 1947 में अंग्रेजों के चले जाने तक उनके साथ लड़ाई जारी रखी, लेकिन वे श्वेत साम्राज्यवादियों के साथ कुछ हद तक समझौता करने में सफल रहे। उन्होंने वफादारी और सच्ची दोस्ती भी कायम की। नागा योद्धाओं और ब्रिटिश सैनिकों के बीच शुरुआती मुठभेड़ों के दिनों में ये काफी हद तक असंभव था। इस स्तर पर 1830 और 1880 के दशक के बीच अंग्रेजों ने नागाओं को, सीधे शब्दों में कहें तो, एक खूनी उपद्रव के रूप में देखा। उन्होंने साम्राज्य, विजय और व्यापार के दिन प्रतिदिन के कामों में बाधा डाली, और ये तथ्य कि प्रत्येक जनजाति के अलग अलग रीति रिवाज, कानून, भाषा और आदतें थीं, उन पर शासन करना उन लोगों के लिए असंभव था जिनके पास कठोर दिमाग था। जैसे जैसे अंग्रेजों ने नागा पहाड़ियों में कमोबेश आरामदायक पैर जमाए, उन्होंने नागाओं का ईमानदारी से सामना करना शुरू कर दिया। किसी भी मामले में युद्धरत जनजातियों के साथ किसी तरह का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें समझने की कोशिश करना जरूरी था। यही वह कारण था जिसके कारण नागा पहाड़ियों में खोजकर्ताओं और मानवविज्ञानियों की एक धीमी गति आई, और अंततः प्रतिष्ठित औपनिवेशिक अधिकारियों की एक नस्ल आई, जिन्होंने शिक्षाविदों और कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के बीच की खाई को पाट दिया। क्षेत्र को प्रभावी ढंग से प्रशासित करने की आवश्यकता ने नागा जनजातियों के विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहित किया। शुरुआत में ये कई बेहद बुद्धिमान और समान रूप से जिज्ञासु ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किया गया था। नागा जनजातियों का पहला गंभीर अध्ययन कर्नल R.G. वुडटॉप ने किया था, जिन्होंने एक युवा लेफ्टिनेंट के रूप में 1871-2 में नागा पहाड़ियों में विस्तृत सर्वेक्षण किया था। अगले दशक में वुडटॉप ने भारत और इंग्लैंड में इस विषय पर व्याख्यान दिए, जिन्हें उन्होंने अपने बेहतरीन रेखाचित्रों और जल रंगों से चित्रित किया। अन्य अधिकारियों ने नागा पहाड़ियों के माध्यम से अपने दौरों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा। कई ने स्केचबुक में जो कुछ देखा उसके बेहतरीन चित्र भर दिए। जैसे जैसे अंग्रेजों ने नागाओं को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया, वैसे वैसे सिविल सेवकों ने प्रशासक और मानवविज्ञानी की भूमिका संभालनी शुरू कर दी। 20वीं सदी के आरंभ में नागाओं में सबसे प्रसिद्ध जॉन हेनरी हटन थे, जिन्होंने भारत से लौटने पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 1937 से 1950 तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सामाजिक नृविज्ञान के प्रोफेसर रहे। 1909 और 1935 के बीच हटन ने भारतीय सिविल सेवा में लगभग पूरी तरह से नागा पहाड़ियों में काम किया। एक युवा जिला अधिकारी के रूप में उन्हें, अपनी पीढ़ी के कई लोगों की तरह, करों को इकट्ठा करना, न्याय का प्रशासन करना और साम्राज्य की मांगों और स्थानीय जीवन के तरीकों के बीच संतुलन बनाना सीखना पड़ा। 1890 से ऑक्सफोर्ड में पिट रिवर म्यूजियम के निदेशक हेनरी बालेफोर, जिनके कई छात्र औपनिवेशिक अधिकारी बन गए, से प्रोत्साहित होकर हटन ने आदिवासी शिल्प के नमूने एकत्र किए, जिसमें दाव और औजार से लेकर वस्त्र और आभूषण शामिल थे, और उन्हें सावधानीपूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने पहाड़ियों और उनके बीच बसे 1200 या उससे ज्यादा गांवों में अपनी यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरें लीं। उन्होंने 1915 और 1919 के बीच मोम सिलेंडर रिकॉर्डिंग बनाई, जो आज जादू की चीज है। बेशक 20वीं सदी की शुरुआत में उन्हें सुनने वाले नागा लोगों के लिए ये जादू की चीज रही होगी। उन सभी वर्षों पहले लोजोफेवू नाम की एक खूबसूरत लड़की द्वारा ठुकराए गए एक युवा अंगामी योद्धा द्वारा गाया गया विलाप सुनना और खेतों में काम कर रहे सेमा आदिवासियों का गाना सुनना एक भयावह अनुभव है। हटन ने खुद कुछ रिकॉर्डिंग को क्लिप्ड और कुशल तरीके से पेश किया है। हटन मेरी कहानी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने नागाओं की खोज की, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उन्हें इतिहास के घने जंगल से बाहर निकाला, और यदि पूरी तरह से सुर्खियों में नहीं लाए तो विचारशील साम्राज्यवादियों और यहाँ तक कि दिल्ली और व्हाइटहॉल में बैठे अधिकारियों के ध्यान में भी लाए। 1922 से हटन ने अलग अलग नागा जनजातियों पर कम से कम 3 अध्ययन लिखे, जिन्हें असम सरकार की ओर से मैकमिलन द्वारा प्रकाशित किया गया। हटन बिल्कुल उसी तरह के ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे, जिनका बचाव करने के लिए क्रिस्टोफ वॉन फ्यूरा हेमेंडॉफ बहुत उत्सुक थे, जब मैं उनसे 1982 में मिला था।
हटन की यात्रा डायरी और पत्र इस पुस्तक में उस व्यक्ति और उसके जैसे कई अन्य लोगों की भावनाओं को दर्शाया गया है जो एक ढीठ और लापरवाह शाही ब्लिम्प की छवि से जितना संभव हो सके उतना दूर थे। समकालीन श्वेत श्याम तस्वीरों में बहुत ही स्पष्ट दिखने वाले युवा ब्रिटिश अधिकारी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि नागा लोग खुद अच्छी तरह से जानते हैं, दिखावट वास्तव में भ्रामक हो सकती है। हम खुद को मूर्ख बना रहे हैं अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि खाकी और सोला टोपी पहने एक पुरानी तस्वीर में घूरता हुआ एक उत्सुक युवा व्यक्ति लगभग एक सदी पहले के एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी की नकल जैसा दिखता है, वह अलग थलग और संकीर्ण सोच वाला रहा होगा। हटन की डायरियों के पन्नों को पलटते हुए एक अलग तरह का आदमी उभर कर आता है। 17 जून 1922 को हटन दीमापुर में थे, कुएं और स्थानीय नालियों के सुधार का आयोजन कर रहे थे। नाश्ते के बाद उन्हें एक मामले में फैसला सुनाना था जिसमें स्थानीय ईसाइयों पर घरों प्राचीनों द्वारा उनके पूजा स्थलों या त्योहार की सजावट को काटने का आरोप लगाया गया था। वे यह नहीं बता पाए कि इस बार ऐसा किसने किया, लेकिन उन्होंने ये दर्शाया कि पिछले अवसरों पर ईसाइयों ने ही ऐसा किया था और मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि इस बार भी ईसाइयों ने ही ऐसा किया है। अगर ये धार्मिक झगड़े चलते रहे तो ईसाइयों को प्राचीन लोगों से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा और उन्हें एक दूसरे के गांवों में जाने से पूरी तरह से मना कर दिया जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है कि समुदाय के सबसे कम खुशमिजाज लोग ही सबसे पहले ईसाई बनते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें उद्धार की अधिक आवश्यकता है। एक या दो पुराने पुरुषों पूर्व सिपाहियों को छोड़कर दारोगा पत्थर के गारो ईसाई मुझे प्राचीन लोगों की तुलना में सबसे असंतोषजनक चयन लगे। शायद यह वैसा नहीं है जैसा आप एक ईमानदार चर्च ऑफ इंग्लैंड से शिक्षित अंग्रेज अधिकारी से उम्मीद कर सकते हैं। मेहनती हटन के बाद उतने ही व्यस्त जे.पी. मिल्स आए, जिन्होंने 1916 से 1938 के बीच के वर्ष नागा हिल्स में बिताए और वापस आकर नृविज्ञान में रीडर बन गए। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज। ये वही मिल्स थे जिन्होंने 1936-7 के नागा हिल्स के महाकाव्य दौरे पर वॉन फ्यूरा हेमेंडॉफ को साथ लिया था। हटन की तरह मिल्स ने पिट रिवर म्यूजियम में बाल्फो को नागा ग्रामीणों से खरीदी गई अद्भुत कलाकृतियों की आपूर्ति भेजी। यहाँ मिल्स द्वारा मार्च 1927 की डायरी प्रविष्टि है जो बताती है कि ऐसे लोग नृविज्ञान और व्यावहारिक मामलों के बीच कितना बढ़िया संतुलन बनाए रखने में सक्षम थे। यहाँ मृत व्यक्तियों के नाम पर रास्ते के किनारे एकाश्म पत्थर की मूर्तियाँ स्थापित करने का रिवाज है, जिसके किनारे छोटे छोटे पत्थरों की एक पंक्ति होती है जो दिल के विभिन्न मामलों को दर्शाती है, जिसमें नायक संबंधित लड़की की शंकाओं पर विजय पाने में सफल रहा है। मैंने जो सबसे अच्छा स्कोर देखा वह हेगो कुलवा के पास 27 था। ऐसे पत्थरों और प्रजनन क्षमता के बीच का संबंध स्पष्ट है। एक और प्रजनन संस्कार जो मैंने आज देखा वह है मृत व्यक्ति के नाम पर रास्ते के किनारे एक गोल तालाब खोदना। लाइसोंग एक और गांव ने हाल ही में एक खोदा है और उसके ऊपर पत्थर बिछाए हैं। कुछ गांवों के बाहर रास्ते के किनारे बने तालाबों की याद आती है। अगले जनवरी में मिल्स एक सुबह पैजा गांव में वैवाहिक मामलों से निपटते हुए और भूमि विवादों से निपटते हुए खुद को पाता है, जबकि उसकी एक नज़र पिट रिवर में बाल्फो को भेजने के लिए किसी विशेष चीज पर है। 25 जनवरी को रोक दिया गया। आज वहां आग उगलती हुई आई, उस ईसाई की पत्नी जिसकी हमने कल बात सुनी थी। उसने उस घमंडी सज्जन के चरित्र पर नई रोशनी डाली। उसके अनुसार उसे विभिन्न गांवों में व्यभिचार के कारण मिशन से निकाल दिया गया था। उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने उसे निकाल दिया और अपने लिए दूसरी और छोटी पत्नी रख ली। वह मुआवजा और नई पत्नी के कपड़े फाड़ने, उसके मोतियों को खींचने और उसके चेहरे को खरोंचने का अधिकार मांगती है, सब सार्वजनिक रूप से। हम लोस्कर गए और वापस आए 5 मील। यह एकमात्र ऐसा गांव है जहां मैंने अच्छी पुरानी चीजें देखी हैं। मैंने एक बेहतरीन चीज हासिल की और 40 साल पहले बेटे गांव से खरीदी गई पुरानी धातु की कलाकृति का एक अनूठा टुकड़ा। पैतृक न होने के कारण मालिक इसे बेचने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहीं पर उत्तर से कचारी और दक्षिण से रानकोल मिलते हैं, इसलिए भूमि का मामला काफी मुश्किल है।
खुनुमा के युद्ध के लगभग 60 वर्ष बाद नागा पहाड़ियों का अधिकांश भाग अंग्रेजों के लिए कितना दुर्गम तथा कितना खतरनाक हो सकता था, इसका अंदाजा इस डायरी के अंश से लगाया जा सकता है, जब मिल्स वॉन फ्यूरा हेमेंडोर्फ के साथ अपने जिले के अज्ञात भागों से गुजर रहे थे। 22 नवंबर 1936 मेजर विलियम्स, मी स्मिथ, डॉक्टर वॉन फ्यूरा हेमेंडोर्फ और मैं 50 राइफलों के साथ यमबांग गए और वाओशू के रास्ते वापस आए। इसका मतलब था 12 से 14 मील की पैदल यात्रा, जिसमें कंधों पर अनगिनत कठिन चढ़ाई और खड़ी ढलानें थीं। यमबांग का पहले कभी दौरा नहीं किया गया था। ये यमसुंगर और कालियो केंग्यू का मिश्रण है जिसमें चांद के कुछ घर हैं। हमारा स्वागत बिल्कुल उत्साहपूर्ण नहीं था, लेकिन पाइप पर एक धुन ने सभी के मन को शांत कर दिया। सिर के पेड़ पर साउचू से छापे में काटे गए 5 सिर थे जिसमें यमबांग ने पंक्षा में शामिल हो गए थे। चूंकि यह छापा एक गांव के खिलाफ विश्वासघात का एक बड़ा कार्य था जिसके साथ यमबांग शांति से थे, और चूंकि यह एक गुलाम छापा था, इसलिए मैंने सिर को पेड़ से उतार दिया और गांव के बाहर ले गया। उन्हें फिर से नहीं लटकाया जाएगा। पुरुषों के सिर को दाव धारकों के लिए बाल उपलब्ध कराने के लिए खोपड़ी से काटा गया था, लेकिन महिलाओं के सिर नहीं काटे गए थे, क्योंकि साउचू महिलाएं अपने बाल छोटे कटवाती हैं। जब हम वापस आए तो हमने सुना कि नोक्लाक वर्ग 60 के पूर्व में ने हमारे साथ पूर्व की ओर पर्वतमाला पर समानांतर चलने और हमारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक युद्ध दल भेजा था, और जब हम यमपांग से बाहर निकले तो नोक्लाक के 3 आदमी अंदर आए। तीनों ने कहा कि नोक्लाक ने यमपांग की मदद के लिए एक दल भेजा था। हमने उस पर हमला किया। नोक्लाक के लोग छोटे यिम्पेंग में बिना किसी दंड के जा सकते हैं, लेकिन यिम्पेंग शक्तिशाली नोक्लाक से मिलने से डरते हैं। फिर भी मैंने उनसे कल एक बूढ़ा लबू भेजने का वादा करवाया। लबू पवित्र माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में यहाँ कई मारे गए हैं और बूढ़े लोग जाने से मना कर सकते हैं। उस स्थिति में मैं सावधानी से वहां जाऊंगा और उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। नोक्लाक और चिंगमेई युद्ध में हैं, और नोक्लाक ने अब तक अपने हिस्से के रास्ते को पंजियों और जालों से साफ करने से इनकार कर दिया है, और चिंगमेई कल एक दल भेज रहे हैं ये देखने के लिए कि वे हमारे लिए सड़क को कितनी दूर तक सुरक्षित बना सकते हैं। दिसंबर में मिल्स का दल आगे अज्ञात गांवों में पहुंचा और स्थानीय दास व्यापारियों से निपटा। 3 दिसंबर 500 तक 5 मील की सुखद और आसान यात्रा हमारे लिए पहले से तैयार एक विशाल शिविर में समाप्त हुई। हम पहले युकाओ गए, जहां पहले कभी नहीं गया था, लेकिन ये बहुत दोस्ताना है। ये 500 की एक बस्ती है। उनके घरों में बड़े बड़े गद्देदार क्रैश हेलमेट हैं, जिन्हें वे गांव के झगड़ों के दौरान पहनते हैं। इन झगड़ों में धारदार हथियारों का इस्तेमाल वर्जित है, लेकिन आप अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर जितना चाहें उतना डंडे से वार कर सकते हैं। इसलिए हेलमेट 500, हालांकि हम जो कुछ भी चाहते थे उसे लाने में बहुत अक्षम था, लेकिन उसने हमें पांगशा के विजेताओं के रूप में बहुत अच्छा स्वागत किया। ये कहानी पांगशा की अहंकार और बहादुरी की पराकाष्ठा के उदाहरण के रूप में दर्ज करने लायक है। 500 बहुत बड़ा है और युद्ध में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। फिर भी पांगशा ने केजुक पर हमले के समय उनके पास एक बड़ी युद्ध पार्टी भेजी। घुसपैठिए गांव की बाड़ के बाहर खड़े थे और 500 को बाहर आकर लड़ने के लिए चुनौती दे रहे थे। 500 ने चुनौती स्वीकार की और 12 सिर काट दिए, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि वे कहाँ हैं। पांगशा ने उन पर सिर लहराए और कहा, हमने ये सिर्फ दिखाने के लिए किया है, हम लोग ऐसे ही आदमी हैं। हम तुम्हें फिर परेशान नहीं करेंगे। हमारा पीछा मत करो, नहीं तो हम बदला लेंगे। फिर वे चुपचाप चले गए। मिल्स और हटन के बीच पत्रों से पता चलता है कि ये औपनिवेशिक अधिकारी किस हद तक उन क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए दृढ़ थे जिन पर वे नामात्र रूप से शासन करते थे, चाहे वे आदिवासी रीति रिवाज हो या स्थानीय पक्षियों के पंख। 3 नवंबर 1918। प्रिय हटन, मुझे डर है कि मैंने एक पक्षी के बारे में गलती कर दी है। आपने जिस क्रास्टेड ईगल सेमा आलू के बारे में पूछा है, वह निश्चित रूप से 1209 लोफोट्रियोर्चिस किनेरी रूफस बेलिडहॉक ईगल है, न कि स्पाइसेट्स नेपालेंसिस। मुझे आज सुबह ही अपनी गलती का पता चला।
तुर्की के बारे में शानदार खबर। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में तुर्की का आत्मसमर्पण। मैंने सभी को खुश होने का साधन दिया है। J.P. मिल्स दोनों व्यक्तियों के बीच अन्य पत्र भाषा और जनजातीय रीति रिवाजों, मिथकों और किंवदंतियों से संबंधित हैं। अपनी डायरियों और पत्रों के माध्यम से हटन और मिल्स एक प्रकार के औपनिवेशिक अधिकारी का उदाहरण देते हैं, जो आज ब्रिटिशों द्वारा एशिया में किए गए हर प्रयास को अस्वीकार करने के लोकलुभावन प्रयास में बहुत अधिक भुला दिए गए हैं। जो बात सबसे अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती है वह है न्याय की गहरी समझ, साथ ही परिदृश्य के प्रति प्रेम, हर चीज और हर व्यक्ति के प्रति आकर्षण और देखभाल, जो उन्हें विक्टोरियन स्कूली बच्चों और छात्रों के रूप में दुनिया को देखने के लिए सिखाए गए तरीके को चुनौती देती है। वे स्पष्ट रूप से बहुत बहादुर भी थे और कभी कभी थोड़े दुस्साहसी भी। यहाँ मिल्स असम में अपने घर पर अपनी पत्नी पमला को लिख रहे हैं। कैंप चिंगमेई, 22 नवंबर 1936। इन पहाड़ियों पर 12 से 14 मील की चढ़ाई और उतराई अच्छी पत्र लेखन के लिए अनुकूल नहीं है। हम 50 राइफलों के साथ गुलामों पर हमला करने वाले गांवों में से एक यमपांग गए। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि हमें हार्दिक स्वागत मिला। लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि पहले कभी कोई श्वेत व्यक्ति वहां नहीं गया था। ये 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है और सबसे पहले हमने दृश्य को देखा। ये काफी रोमांचकारी था, बिना सर्वेक्षण वाले देश को नीचे देखना, और हम कुछ समय के लिए दिशा निर्देश लेने और नक्शे पर उन गांवों को अंकित करने में व्यस्त थे जो पहले केवल नाम थे। बर्मा के साथ सीमा को चिन्हित करने वाली पर्वतमाला काफी करीब थी और मुझे बताया गया कि पिछले साल 50 घोड़ों यानी खच्चरों के साथ एक टुकड़ी ने हिम्बू का दौरा किया था, जो इसके ठीक दूसरी तरफ एक गांव है। राइफलों और संगीनों के साथ सिपाहियों को देखकर यमपांग की नसें कांप रही होंगी, लेकिन हमारे साथ एक बांसुरी बजाने वाला था और आपके एक राष्ट्रीय वायु के बाद लोग अधिक प्रसन्नचित दिखने लगे। हीड ट्री से 5 सिर लटक रहे थे, उन बेचारे साउचू लोगों के, जिन्हें उन्होंने वसंत में मारा था। चूंकि यह छापा गुलामों के लिए था और यह विश्वासघात का घोर कृत्य था, इसलिए मैंने उन्हें जब्त करने का निश्चय किया, लेकिन मैंने तब तक इंतजार किया जब तक हम बहुत मजबूत किलेबंदी के बाहर सुरक्षित नहीं पहुंच गए। बीच में खाई के साथ एक दोहरी बाड़, जिसमें जहरीले बांस के कांटे लगे हुए थे। फिर मैंने उन सिरों की मांग की, और जब तक वे पेश नहीं किए गए तब तक अपनी 50 राइफलों के साथ बाहर इंतजार किया। हमें वे मिल गए और यमपांग हेड ट्री नंगा हो गया, और अगर मैं उन्हें कभी भेजने में कामयाब हो पाया तो पिट रिवर संग्रहालय को कुछ बेहतरीन नमूने मिलेंगे। इस तरह की घटनाएं हमारी पीढ़ी और औपनिवेशिक प्रशासकों की पीढ़ी के बीच विभाजन को दर्शाती हैं। नागा संस्कृति के प्रति उनका सम्मान और व्यक्तिगत नागाओं के प्रति उनका लगाव चाहे जो भी हो, मिल्स ये दर्शाता है कि उसके पास इन लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की शक्ति है। वह मालिक है, वे नौकर हैं। हटन और मिल्स द्वारा अग्रणी और विस्तृत कार्य के बावजूद दिसंबर 1945 तक ब्रिटिश द्वारा आधिकारिक मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना नहीं की गई थी। इस समय तक औपनिवेशिक अधिकारियों ने देश के संसाधनों का मानचित्रण करने के साथ साथ सुशासन के उद्देश्य से पूरे भारत में भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कर दी थी। तब भी ये केवल हटन, मिल्स और वॉन फ्यूरा हेमेंडॉफ के साथ साथ अन्य औपनिवेशिक अधिकारियों और मानव विज्ञानियों द्वारा आदिवासी जनजातियों के दीर्घकालिक भविष्य से संबंधित गहन पैरवी के माध्यम से ही संभव हो पाया था। शुरू में मानव विज्ञान सर्वेक्षण के लिए उनके द्वारा की गई दलीलों को नई दिल्ली और व्हाइटहॉल में भारत कार्यालय द्वारा ठुकरा दिया गया था। यह महसूस किया गया कि यूरोप की खराब स्थिति और जर्मनी के साथ युद्ध के आसन खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ऐसी बारीकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारतीय दृष्टिकोण से ब्रिटिश मानव विज्ञानियों की स्थिति को देखना दिलचस्प है। प्रतिष्ठित इतिहासकार कुमार सुरेश सिंह के अनुसार जनजातियों में उनकी विशेष रुचि एक रोमांटिक परंपरा से उत्पन्न हुई थी, जो जनजातियों को जातियों भारत में कहीं और के सुखद विपरीत में प्रस्तुत करती थी। अनछुए पहाड़ और पठार जहां वे रहते थे, जो औपनिवेशिक शासकों को उनकी मातृभूमि की याद दिलाते थे, और जनजातियों की रणनीतिक स्थिति और उनकी भूमि में मौजूद विशाल संसाधनों की उनकी प्रशंसा से।
और फिर भी, जैसा कि सिंह ने खुद स्वीकार किया है, 1924 से 1932 तक जूलॉजिकल सर्वे के निदेशक आर बी सेमोर सेवेल जैसे प्रशासक शिक्षाविद ही थे, जिन्होंने मानव विज्ञान सर्वेक्षण के लिए कड़ी मेहनत की, क्योंकि स्वतंत्र भारत के लिए इसका बहुत महत्व हो सकता था। हटन और मिल्स की तरह सेमोर सेवेल भी यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थे कि भविष्य में भारत पर चाहे जो भी शासन हो, इसकी आदिवासी जनजातियों को केवल आदिम नहीं बल्कि विशेष माना जाएगा और उन्हें किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होगी। मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना जल्द ही की गई थी। इस अभियान के बाद जमीनी स्तर पर विशेषज्ञों ने इसका नेतृत्व किया। 1946 में नियुक्त इसके पहले निदेशक एक हिंदू, बिरज शंकर गुहा थे, जिन्होंने 1927 से प्राणी सर्वेक्षण के भीतर मानव विज्ञान इकाई को बहुत प्रभावी ढंग से चलाया था। तब से मानव विज्ञान सर्वेक्षण फल फूल रहा है। आज ये भारत के सभी लोगों का एक महत्वाकांक्षी अध्ययन है और आज तक इसने 4694 से कम विभिन्न समुदायों की पहचान नहीं की है, जो कि एक समय जनजातियों के रूप में जाने जाने वाले लोगों के लिए एक विनम्र आधुनिक शब्द है। मुझे लगता है कि भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग खुद को जनजातियों के सदस्य के रूप में कल्पना करके चकित हो जाएंगे। जनजातियां पहाड़ियों और विशेष रूप से उत्तर पूर्व में रहती हैं। समुदाय विशाल मैदानों में भीड़-भाड़ वाले शहरों में रहते हैं। हालांकि नागाओं की रक्षा करने का पूरी तरह से नेक इरादा भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही उल्टा पड़ गया। अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक साल पहले स्थापित नगा नेशनल काउंसिल को पत्र लिखकर इस बात पर जोर दिया कि ये स्पष्ट है कि पूर्वी असम में नगा क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने आप में खड़ा होने के लिए बहुत छोटा है। ये भारत और चीन, दो देशों के बीच स्थित है और इसका एक हिस्सा पिछड़े लोगों का है जिन्हें काफ़ी मदद की ज़रूरत है। ये संरक्षण देने वाली बात थी। इसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि उस समय और आने वाले कई वर्षों तक चीन के साथ भारत के अनिश्चित संबंध लगभग 20 साल बाद भारतीय राज्य नागालैंड के भाग्य का निर्धारण करेंगे। ये निश्चित रूप से ठीक वही नियति है जिसे नागा लोग टालना चाहते थे जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वे खुद को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे, न कि प्रतिद्वंद्वी जनजातियों की भूमि के रूप में, जिन्हें राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं थी। और यही कारण है कि 20वीं सदी के आगे बढ़ने के साथ साथ ये बहुत मायने रखने लगे। जब 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत वैधानिक आयोग भारत के लिए नए राजनीतिक भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत आया, तो नागा क्लब के सदस्यों ने अपने 7 सदस्यों, जो सभी ब्रिटिश सांसद थे, से 2 बहुत ही स्पष्ट अनुरोध किए। पहला ये था कि वेस्टमिंस्टर और नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित सुधारित और अर्ध स्वायत्त सरकार से नागाओं को बाहर रखा जाए। यदि किसी कारण से यह असंभव था, तो नागाओं ने छोड़ दिए जाने के लिए कहा। जैसा कि वे अंग्रेजों के आने से पहले थे, उन्हें डर था कि अगर वे भारतीय राजनीतिक मानचित्र का एक स्थायी हिस्सा बन गए तो उनके साथ क्या हो सकता है। उन्होंने आयोग को एक ज्ञापन दिया जिसमें बताया गया कि 1879-80 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे देश पर विजय प्राप्त करने से पहले हम अपने देश के उत्तर और पश्चिम में असम घाटी के असमियों और दक्षिण में मणिपुरियों के साथ रुक रुक कर युद्ध की स्थिति में रह रहे थे। उन्होंने हमें कभी नहीं जीता, न ही हम कभी उनके शासन के अधीन थे। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस मामले को उसी तरह नहीं देखा। उन्हें उत्तर पूर्व में आदिवासी जनजातियों के भाग्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए साइमन कमीशन एक अपमान था। दिसंबर 1927 में टोरी प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा नियुक्त इसके सभी सदस्य श्वेत थे और इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। हालांकि इसमें लेबर एमपी क्लेमेंट एटली शामिल थे, जिन्होंने 1947 में प्रधानमंत्री के रूप में भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता को बलपूर्वक लागू किया। फरवरी 1928 में बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करने के लिए आयोग बॉम्बे पहुंचा। ये बाद में साल के अंत में लाहौर में एक खूनी दंगे में समाप्त हो गए। 1930 में 17 खंडों में प्रकाशित आयोग के निष्कर्षों ने भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित प्रतिनिधि क्षेत्रीय सरकार की सिफारिश की। कई भारतीयों, चाहे वे हिंदू, सिख या मुस्लिम हों,
द्वारा महसूस किए गए गुस्से के बावजूद 1935 के अधिनियम द्वारा निर्धारित कई नए कानून 1947 के भारतीय संविधान में लिखे जाने थे। कम से कम अभी के लिए नागा लोग राहत की सांस ले सकते हैं। सरकार ने नागा हिल्स या उनमें से अधिकांश को अधिनियम की शर्तों के बाहर बहिष्कृत क्षेत्र बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। अब तक नागा नेताओं को पता चल गया था कि समाधान एक अस्थायी समाधान था। 14 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने से एक दिन पहले नागा राष्ट्रीय परिषद ने नागा स्वतंत्रता की घोषणा की। यह एक साहसी कदम था। एक महीने पहले 9 सदस्यीय नागा प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। इसके सदस्यों ने गांधी को अपने फैसले के बारे में बताया। 19 जुलाई को भंगी कॉलोनी, नई दिल्ली में उनकी बैठक के दौरान उन्होंने जवाब दिया, नागाओं को स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है। हम लोगों के वर्चस्व में नहीं रहना चाहते थे ब्रिटिश और वे अब हमें छोड़कर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि भारत आपका है। मुझे लगता है कि नागा हिल्स उतने ही मेरे हैं जितने कि वे आपके हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह मेरा नहीं है तो मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। मैं मानव के भाईचारे में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं बल या जबरन संघों में विश्वास नहीं करता। यदि आप भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो कोई भी आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन मैं साइमन कमीशन के निष्कर्षों से लेकर नागालैंड की समय से पहले स्वतंत्रता की घोषणा तक सीधे जाने में जल्दबाजी कर रहा हूं, क्योंकि वे एक ऐसी ऐतिहासिक घटना से अलग हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, दूसरा विश्व युद्ध। और शायद इस वैश्विक प्रलय के दौरान जो हुआ, जिसकी मैं अगले अध्याय में जांच करूंगा, जिसने नागालैंड के भाग्य को सील कर दिया, जहां तक दिल्ली में नए आकाओं का सवाल है। स्वतंत्रता से पहले हालांकि नागाओं में भारत की मुख्य भूमि के प्रति संदेह बढ़ता जा रहा था, लेकिन कई लोग ये भी चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं। जब 1941 में नागा हिल्स के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और असम के गवर्नर सर रॉबर्ट रीड ने नागा हिल्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और ऊपरी बर्मा को मिलाकर एक नई क्राउन कॉलोनी बनाने की सिफारिश की, जिसे सीधे व्हाइटहॉल से प्रशासित किया जाए, तो नागाओं ने इस विचार का विरोध किया। वे अपनी खुद की योजनाएं बनाने लगे थे। अंग्रेजों का विरोध निरंतर, यद्यपि छिटपुट, होता रहा था। जनजातियों को लगता था कि उनके सैनिक किसी प्रतिद्वंद्वी जनजाति पर हमला करेंगे तो वे अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए उतने ही इच्छुक थे जितने कि वे ब्रिटिश गश्ती दल पर हमला करने के लिए थे। कोई सर्वव्यापी नियम नहीं थे। नागा पहाड़ियों में जीवन की अपनी एक अप्रत्याशित गति थी, और ये तब और भी अप्रत्याशित था जब 1932 में सबसे अप्रत्याशित विद्रोह शुरू हुआ, सबसे पहले मणिपुर के नागाओं के बीच, फिर नागा पहाड़ियों में फैल गया। यह इस तरह हुआ। 1920 के दशक की शुरुआत में मणिपुर के काम्बिरोन में पैदा हुए रोंगमेई जनजाति के एक युवा नागा और मेसोपोटामिया में एक समय ब्रिटिश सैनिक रहे हरिपाल जादोनांग ने नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया। जादोनांग कुछ बन गया रहस्यवादी, एक नए धर्म, हरकापंथ का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के तत्वों को पारंपरिक नागा मान्यताओं के साथ जोड़ते हुए। उनके पहले शिष्यों में से अधिकांश काबुई और काचा जनजाति से थे, और 1929 में जादोनांग ने खुद को काबुई काचा साम्राज्य का मसीहा राजा घोषित किया। धीरे धीरे यह आंदोलन और भी राजनीतिक हो गया, क्योंकि जादोनांग और उनके अनुयायियों ने करों का भुगतान करने से इनकार करने सहित सविनय अवज्ञा का अभियान शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से इससे मणिपुर में ब्रिटिश प्रशासक नाराज हो गए, जो जादोनांग को गिरफ्तार करने के लिए एक अच्छे कारण की तलाश में थे। यह 1931 में हुआ जब जादोनांग की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लिए काम्बिरोन में 4 घुमंतू मीथिस व्यापारियों की हत्या कर दी गई। नागा लोग लंबे समय से मीथिस की आलोचना के प्रति संवेदनशील थे, जो, जहां तक कोई भी निश्चित हो सकता है, नागा पहाड़ियों में पूर्व से कहीं बसे जनजातियों का सामना करने वाले पहले लोग थे। नागा लोग मणिपुर के मीथियों को कभी कभी हाथी दांत या गुलामों के रूप में श्रद्धांजलि देते थे। कई नागाओं को मणिपुरी सेनाओं में भर्ती किया गया था। मीथियों के लिए नागा क्षेत्रीय दलित थे।
जिसने भी मीठी व्यापारियों की हत्या की। जादोनांग पर अपराध का आरोप लगाया गया। नागा लोगों द्वारा अनुचित दिखावटी मुकदमे के बाद उसे 29 अगस्त 1931 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में फांसी दे दी गई। वह 26 साल का था और यह एक महान और लगभग पूरी तरह से भुला दिए गए नागा विद्रोहों में से एक की शुरुआत थी। इसका नेतृत्व गाइदिनलियू ने किया था, जिन्होंने एक साल के अधिकांश समय मणिपुर से लेकर नागा पहाड़ियों तक अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, जिसका बदला कई नागा लोगों ने जादोनांग की न्यायिक हत्या माना था। आश्चर्यजनक रूप से पश्चिमी मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के नंगकाओ गांव की गाइदिनलियू का जन्म मात्र 16 वर्ष की उम्र में 26 जनवरी 1915 को हुआ था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि गाइदिनलियू एक लड़की थी। 8 बच्चों वाले परिवार में तीसरी बेटी या 6 लड़कियों और एक लड़के वाले परिवार में 5वीं संतान के रूप में वर्णित नागालैंड का इतिहास अभी भी पत्थर की लकीर है। गाइदिनलियू जादोनांग की चचेरी बहन थीं। हालांकि उन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वे एक बेहतरीन गायिका थीं। अत्यंत स्पष्टवक्ता और, जैसा कि नागा आज आपको बताएंगे, एक जनजात नेता। अंततः 17 अक्टूबर 1932 को पोइलवा गांव में कैप्टन मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना द्वारा पकड़े जाने से पहले उन्होंने काफी सफलता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। वो इस भयंकर योद्धा लड़की से आमने सामने मिलकर आश्चर्यचकित हुए होंगे, खासकर तब जब, जैसा कि नागा कहते हैं, उसने उनके हाथ पर काट लिया और उसे हथकड़ी लगानी पड़ी। कोहिमा के जिला आयुक्त, जिन्होंने कैदी को मणिपुर के अधिकारियों को सौंपा था, जे.पी. मिल्स थे। दुख की बात है कि मैं उस समय मिल्स के पत्र और यात्रा डायरियां नहीं ढूंढ पाया हूं। ये जानना दिलचस्प होगा कि इस विचारशील औपनिवेशिक अधिकारी ने इस असामान्य देश में भी एक असामान्य स्थिति के बारे में क्या सोचा होगा। घटना में गाइदिनलियू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें आइजोल, गुवाहाटी, तुरा और शिलोंग सहित कई जेलों में रखा गया था। 14 अक्टूबर 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन 1952 तक मणिपुर में अपने पैतृक गांव लौटने की अनुमति नहीं दी गई। गाइदिनलियू इस बात का संकेत है कि बहुत सी नागा महिलाएं लंबे समय से अपने पुरुषों के बराबर और कभी-कभी उनसे बेहतर रही हैं। यह आज नागालैंड में कट्टरपंथी इस्लामी मिशनों की विफलता को आंशिक रूप से समझा सकता है। जबकि पाकिस्तान ने उत्तर पूर्व में भारतीय सत्ता को कमजोर करने के एक साधन के रूप में इनका समर्थन किया है, बहुत कम नागा महिलाएं पुरुषों के अधीन होने के लिए तैयार हैं। नहीं, परंपरागत रूप से नागाओं ने यह माना है कि सर्वोच्च सत्ता अनिवार्य रूप से पुरुष है। उनकी सहज मान्यताएं पुरुष प्रधान धर्मों से पहले की हैं, जो कांस्य युग में उभरे थे जब पृथ्वी देवियों को आकाश देवताओं द्वारा हटा दिया गया था, और आमतौर पर वे बहुत क्रोधित होते थे, अपने दुश्मनों को मारने के लिए उत्सुक होते थे और आमतौर पर घृणा, मृत्यु और विनाश फैलाते थे। देवताओं के पंथ की सदस्यता जनजाति से जनजाति में भिन्न होती है, हालांकि प्रत्येक में पुरुष और महिला देवताओं पर अलग अलग जोर होता है। गाइदिनलियू की कहानी में एक मोड़ है। फिर से आज़ाद होकर मणिपुर के नागा लोगों के बीच वापस आकर वह असम राइफल्स और भारतीय सेना के अन्य तत्वों से लड़ने वाले बैप्टिस्ट क्रिश्चियन नागा नेशनल काउंसिल के विद्रोहियों की एक उग्र और प्रभावशाली आलोचक साबित हुई। 1950 के दशक की शुरुआत से ही वह सेना में शामिल हो गई थीं। ऐसा उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण हुआ था। वह नागा विद्रोहियों की ईसाई भावनाओं के खिलाफ थीं और 1960 में उन्होंने उनके खिलाफ हथियार उठाए। उनकी गुरिल्ला सेना, जिसमें 400 से ज्यादा सैनिक थे और जिसे कंपई के नाम से जाना जाता था, 1963 में एक लंबी लड़ाई के दौरान मांडुक या बांदुक गांव में बुरी तरह से पराजित हुई थी। गाइदिनलियू 3 साल तक मागुलोंग की एक गुफा में गायब रहीं और भारत सरकार के साथ एक समझौते के बाद ही फिर से दिखाई दी। नागा और ईसाई दोनों के खिलाफ उनकी लड़ाई और हिंदू धर्म के तत्वों के प्रति उनके समर्थन ने गाइदिनलियू को मुख्य भूमि भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया। सच तो यह है कि गाइदिनलियू को राष्ट्रीय नायक का दर्जा देने का ये कदम विशुद्ध राजनीतिक अवसरवाद में निहित था। जब वह अंग्रेजों से लड़ रही थीं, तब जवाहरलाल नेहरू ने उनकी प्रशंसा की थी।
तब उनकी धार्मिक मान्यताओं का कोई उल्लेख नहीं था। नेहरू ने 1937 में जेल में गाइदिनलियू से मुलाकात की थी और उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया था। फिर, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया, उन्होंने बाद में उन्हें नागाओं की रानी गाइदिनलियू घोषित किया और युवा गुरिल्ला लड़ाकू की तुलना जोन ऑफ आर्क और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से की। रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मीबाई एक अन्य युवती थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ पूरे ब्रिटेन और भारत से आए सैनिकों के साथ झांसी, ग्वालियर और कालपी में युद्ध लड़ा था, जिसे आमतौर पर ब्रिटेन में 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में और भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। युवा रानी ब्रिटिश समर्थक थीं और शायद इसलिए भी क्योंकि अंग्रेजों ने सूती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जिसके तहत एक हिंदू विधवा को अपने पति की चिता पर खुद को झोंकना पड़ता था। उनका एक निहित स्वार्थ था। झांसी के बूढ़े राजा गंगाधर राव, जो अपनी किशोर पत्नी से लगभग 40 साल बड़े थे, 1853 में मर गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मीबाई को उनके विद्रोही सैनिकों ने बंदूक की नोक पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर किया था। दूसरों का कहना है कि उन्होंने झांसी में 1857 की घटनाओं में फंसे 70 से अधिक ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत के बाद ही उनके खिलाफ हथियार उठाए। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने न्याय या बदला चाहा। सच्चाई चाहे जो भी हो, मेजर जनरल ह्यूग रोज, बाद में फील्ड मार्शल रोज स्ट्रैथमैन और झांसी के प्रथम बैरन की कमान में अंग्रेजों ने भीषण गर्मी के दिनों में झांसी की घेराबंदी की। लक्ष्मीबाई पहले ग्वालियर और फिर कालपी भाग गईं, जहां उन्होंने अपने दिवंगत पति के सहयोगियों, अपने दुश्मनों पर हमले जारी रखे। 17 जून 1858 को रोज की बहुत कमजोर टुकड़ी के साथ अंतिम घुड़सवार युद्ध में पुरुषों की पोशाक पहने हुए उन्हें तलवार से मारा गया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गोली लगी थी। उनके सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मीबाई की बहादुरी और नेतृत्व के गुणों के बारे में उनके दुश्मनों को कोई संदेह नहीं था। मेजर जनरल रोज ने कहा कि एक महिला होने के बावजूद वो विद्रोहियों की सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ सैन्य नेता थीं। रानी लक्ष्मीबाई आज भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बेशक, विडंबना यह है कि आज के स्वतंत्रता सेनानी भारत के खिलाफ ही युद्ध की राह पर हैं। जब नागाओं ने भारतीयों से लड़ना शुरू किया, तो अचानक गाइदिनलियू के विश्वास का हिंदू तत्व सामने आया। नेहरू चाहते थे कि उनके देशवासी रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही एक अखिल भारतीय नायक थे। 1972 में, जब नागालैंड में लड़ाई भयंकर थी, दिल्ली ने उन्हें एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी भूमिका का जश्न मनाते हुए एक कांस्य पट्टिका से सम्मानित किया। 9 साल बाद उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1996 में मैंने कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर में शानदार गुंबददार जनरल पोस्ट ऑफिस 1864-72 वाल्टर ग्रानविले द्वारा से ₹1 का टिकट खरीदा, जिस पर पारंपरिक नागा पोशाक पहने और फैशनेबल धूप के चश्मे पहने एक अनुभवी विद्रोही का चित्र अंकित था। दुख की बात है कि मैं इस दुर्जय महिला से कभी नहीं मिल पाया। निस्संदेह अंग्रेजों ने नागाओं को बदल दिया, या कम से कम पहाड़ी इलाकों के एक बड़े हिस्से में नागाओं की जीवनशैली को बदल दिया। साथ ही औपनिवेशिक प्रशासन के तहत दक्षिण में मणिपुर में सड़कें और रेलहेड बनाकर उन्होंने नागाओं को आधुनिक हथियार, साक्षरता, लिखित इतिहास और राष्ट्रवाद की भावना से परिचित कराया। लेकिन शायद ईसाई धर्म सबसे बड़े बदलावों के लिए जिम्मेदार है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि ईसाई मिशनरियों ने पहली बार नागा पहाड़ियों में कब कदम रखा। हालांकि रेवर्ड माइल्स ब्रोनसन, एक अमेरिकी बैप्टिस्ट, और उनका परिवार 1839 में यहां आया था, जब उन्होंने नामसांग गांव में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा राजनीतिक रूप से और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित एक स्कूल की स्थापना की थी। यह असम में अमेरिकी मिशनरियों के काम का एक स्वाभाविक विस्तार था, जो 1835 में ब्रिटिश चाय बागान मालिकों द्वारा प्रोत्साहित होकर शुरू हुआ था। नागा लोगों को ईसाई संदेश का प्रचार करने का ये पहला प्रयास विफल हो गया, क्योंकि ब्रोनसन और उनका परिवार बुखार से बीमार पड़ गया। 8 दिसंबर 1840 को उनकी बहन रोडा की मृत्यु हो गई और मिशन बंद हो गया। ब्रोनसन परिवार असम वापस चला गया,
जहां धर्म परिवर्तन करने वाले पहले नागा नोक्टे जनजाति के हुबी को 12 सितंबर 1846 को सिबसागर में बपतिस्मा दिया गया। उस वर्ष क्रिसमस से पहले हुबी को हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे नागा ईसाई मेरानकोंद गांव के एओ नागा लोंगजंगलपजुक को 1851 की शरद ऋतु में बपतिस्मा दिया गया था। वो पत्नी खोजने के लिए अपने कबीले में लौट आया। उसने ऐसा किया या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। ये निश्चित है कि लोंगजंगलपजुक 1853 में एक पारंपरिक शिकार छापे में मारा गया था। उस समय अटलांटिक के पार ब्रिटेन से होते हुए हेथेन दुनिया में फैले इंजिल अमेरिकी ईसाइयों की बड़ी लहर ने बैप्टिस्टों की दूसरी पीढ़ी को नागा पहाड़ियों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। इनमें से सबसे दृढ़ निश्चयी और सफल डॉक्टर एडवर्ड विंटर क्लार्क और उनकी पत्नी मैरी थे। मार्च 1869 में क्लार्क बोस्टन से असम में बैप्टिस्ट मिशन में पहुंचे। क्लार्क ने लिखा, शिवसागर में हमारे लिए यह निश्चित रूप से दर्दनाक है कि हम इन पहाड़ियों को देखे बिना और उन लोगों के बारे में सोचे बिना अपनी आंखें नहीं उठा पाते जिन्हें मसीह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्लार्क ने 1872 की शुरुआत में 2 युवा असमिया ईसाइयों गोधुला और लूसी ब्राउन द्वारा किए गए एक मिशन के माध्यम से नागा लोगों से संपर्क करना शुरू किया। कुछ महीने पहले गोधुला को एक दोस्ताना पहाड़ी व्यक्ति सुपोंगमेरेन द्वारा मोलुंडकिमोन के नागा गांव तक ले जाया गया था, जिसका अक्टूबर 1871 में बपतिस्मा हुआ था। सबसे पहले सुपोंगमेरेन के साथी ग्रामीणों ने गोधुला को कंपनी का जासूस समझ लिया था। सभी श्वेत पुरुष या उनके कर्मचारी भारतीय नागा लोग उन्हें कंपनी मैन कहते थे। उन्होंने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में 1826 में सुना था, जब अंग्रेजों ने असम से बर्मी लोगों को खदेड़ दिया था। तब से उन्होंने मान लिया कि सभी गोरे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जनजाति के हैं, जो कि एक तरह से सच में थे। गोधुला को गांव में अपनी पहली रात को एक अस्थायी झोपड़ी में बंद कर दिया गया था और उसे पहरेदारों के साथ रखा गया था। और फिर भी हम क्लार्क की डायरियों से जानते हैं, उसने पूरी रात भजन गाए और इतनी खूबसूरती से कि नागा जल्द ही उसमें शामिल होना चाहते थे। यह शायद एक सच्ची कहानी है। नागा लोग वास्तव में गाना पसंद करते हैं और विशेष रूप से एक साथ, और यह वास्तव में एक अच्छा कारण है कि ईसाई मिशन उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में इतने सफल थे। आज नागालैंड के चर्चों में गायन उतना ही सामंजस्यपूर्ण और दिल से भरा हुआ है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के डीप साउथ में या उप सहारा अफ्रीका के झुगी झोपड़ियों में किसी भी गॉस्पेल चर्च में पाया जाता है। जल्द ही गोधुला और सुपोंगमेरेन बपतिस्मा लेने की इच्छा रखने वाले 9 युवकों के साथ पहाड़ियों से नीचे सिबसागर आ गए। जब उन्हें पता चला कि क्लार्क ईसाई जनजाति का नेता था, तो उन्होंने उसे नागा पहाड़ियों में आमंत्रित किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी दी और फिर भी दिसंबर 1872 में डॉक्टर क्लार्क मोलुंडकिमोन के 60 युवा योद्धाओं के साथ पहाड़ियों में गायब हो गए। बेशक उनके आगे कहीं एक अंग्रेज था, कोई प्रतिद्वंद्वी मिशनरी नहीं, बल्कि कर्नल बकिंघम, एक चाय बागान मालिक, जो पहाड़ी अभियान के लिए चाय और ज़रूरत पड़ने पर कुछ ज़्यादा मजबूत पे पेश करने में सक्षम था, भले ही वो कट्टर शराबी डॉक्टर क्लार्क के लिए न हो। क्रिसमस से पहले के दिनों में क्लार्क ने न केवल अपना सिर बचाया, बल्कि नागालैंड में पहला ईसाई चर्च स्थापित किया। वो 15 बपतिस्मा प्राप्त योद्धाओं के साथ 12 दिनों की अनुपस्थिति के बाद सिबसागर लौट आया। क्लार्क जल्द ही अपने नए चर्च में लौट आए और 1911 में सेवानिवृत्त होने तक नागाओं के बीच रहते और प्रचार करते रहे। 1878 में उनकी पत्नी भी उनके साथ आ गईं। दोनों ने मिलकर नागाओं को पढ़ना लिखना सिखाया और रोमन लिपि में नागा पुस्तकें छापीं। उन्होंने खोनोमा की लड़ाई से पहले ये सब किया था और इसलिए वे रह रहे थे इस संभावना के साथ कि किसी भी दिन वे नए ईसाई धर्म के दायरे से बाहर की जनजातियों के हाथों अपना सिर खो सकते हैं। मिशन का काम धीमा था और समस्याओं और गलत फहमियों से रहित नहीं था। धर्मांतरित लोगों को शुरू में साथी ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत किया जाता था और सदी के अंत के बाद भी नागा पहाड़ियों में 1000 या उससे ज्यादा गांवों में से सिर्फ एक छोटा समूह ही ईसाई कहा जा सकता था। हालांकि 1905 में क्लार्क ने लिखा,
30 साल पहले मैंने इन नागा पहाड़ियों में एक गांव में निवास किया था जहां एक स्थानीय प्रचारक गोधुला ब्राउन ने कुछ काम किया था। इस जगह को छोड़कर इन सभी पहाड़ियों की श्रृंखलाओं पर बुटपस्त बर्बर अंधकार की काली चादर लटकी हुई थी। अब 50 गांवों में से लगभग 20 गांवों से, संभवतः मोलुन किमोन के आसपास के क्षेत्र से, पहाड़ की चोटियों पर ईसा मसीह का गौरवशाली झंडा लहरा रहा है, जिसे नागा शिष्यों ने थाम रखा है। ईसाई धर्म का नर्म होता हुआ धुंधल का यहाँ है। जल्द ही दिन के उजाले में अपनी परिवर्तनकारी शक्तियों के साथ ईसाईकृत लोग सामने आएंगे। आप उनके प्रचार अभियान के बारे में जो भी सोचें, क्लार्क ने एक क्रांति की शुरुआत की थी जिसकी पेंटेकोस्टल आग नागा पहाड़ियों के लगभग हर शिखर और घाटी तक फैल गई। उनकी यह उपलब्धि वाकई असाधारण थी। यह उत्तर पूर्व और मुख्य भूमि भारत के बीच एक आध्यात्मिक खाई भी बनने वाली थी। तब से ईसाई धर्म का संदेश नागाओं के लिए उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई में एक रैली का आह्वान रहा है। ये देखना दिलचस्प है कि नागा लोग उपनिवेशवादियों और मिशनरियों को किस नज़रिए से देखते थे। 1988 में 2 भागों में विभाजित होने से पहले नागा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल द्वारा जारी किए गए एक दस्तावेज में ये कहा गया था, वे सभ्यता के जो अच्छे पक्ष लेकर आए वे बहुत बड़े थे और नागा लोग उनके बहुत आभारी हैं। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावी नियंत्रण में लाया गया। प्रशासन बहुत बढ़िया था। उन्होंने सिर काटना बंद कर दिया जो नागाओं में आम बात थी। ये वह बर्बर प्रथा थी जिसने आपस में दुश्मनी और झगड़े पैदा किए। बहुत जल्द ही नागा लोगों को उनके होश में लाया गया। स्कूल खोले गए और उनके पास पहली बार 3 अर्थ सीखने का मौका मिला। लेकिन अमेरिकी मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ मिशन स्कूल खोलकर शिक्षा प्रदान करने से नागा समाज के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान मिला। उनके माध्यम से ही विधर्मी नागाओं ने परम सत्य के अस्तित्व और जीने के बेहतर तरीके के बारे में सीखा। नागा समझ सकते थे कि जीवन का क्या अर्थ है और वे अब इससे अलग नहीं होना चाहते थे। अब वे खुद को धन्य महसूस करते थे, हालांकि अंतहीन बाधाएं बनी हुई थीं। नागा हमेशा उनके आभारी रहेंगे। हालांकि कई हिंदू कट्टरपंथी नागालैंड में ईसाई धर्म की वकालत को नागालैंड और उत्तर पूर्व में भारतीय अधिकार और अन्य जगहों पर हिंदू मूल्यों को कमजोर करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखते हैं। ईसाई धर्म की जड़ें लंबे समय से भारत में हैं। कहा जाता है कि सेंट थॉमस मसीह के प्रेषितों में से एक और संभवतः उनके भाई 52 ईस्वी में मालाबार तट पर कोडुंगलूर में उतरे थे। कहानी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। पहले भारतीय ईसाइयों में से कुछ पहली सदी के मालाबारी यहूदी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे राजा सोलोमन के शासनकाल के दौरान भारत में बस गए थे। आज भारत में 24 मिलियन ईसाई हैं, जिनमें से अधिकांश कैथोलिक हैं, लेकिन डॉक्टर और श्रीमती क्लार्क और उनके ऊर्जावान उत्तराधिकारियों की बदौलत नागालैंड में बैप्टिस्ट की बहुत मजबूत उपस्थिति है। उनके बीच ब्रिटिश सेना और अमेरिकी ईसाई धर्म ने असम के चाय बागानों पर नागा योद्धाओं के छापों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया, वही स्थान जहां पहली बार अंग्रेजों ने नागाओं से मुलाकात की और उनसे लड़ाई की। सितंबर 1939 में जब ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो नागा हिल्स वैश्विक सैनिकृत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनने की राह पर थे। यहाँ न केवल ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के भविष्य का भाग्य बदलेगा, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में वफादारी भी रखी जाएगी और गलत जगह पर रखी जाएगी। 1940 के दशक के मध्य में नागा हिल्स विश्व राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होने वाले थे, लेकिन तब भी बहुत कम लोग वास्तव में इस क्षेत्र का नाम बता पाए होंगे। भारत के इस हिस्से को ढूंढना तो दूर की बात है। और हालांकि 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक यहाँ लड़ी गई थी, नागा हिल्स उतनी ही अज्ञात और रहस्यमयी बनी रहीं जितनी वे पहले थीं।